नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शराब घोटाले मामले को उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ हस्तांतरित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को भाजपा का समर्थन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। आवारा कुत्तों मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉग बाइट पर तय कर सकते हैं सरकार और खाना खिलाने वाले की जवाबदेही। सीएम योगी ने प्रगति पोर्टल की समीक्षा की, जन शिकायतों के समाधान पर किया संवाद। सपा ने फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, एसआईआर में बेईमानी की कही बात। अंकिता भंडारी प्रकरण, आज एसआईटी के सामने अपने मोबाइल जमा कराएगी उर्मिला सनावर। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर किरण रिजिजू कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वीबी रामजी बिल को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हेलो, नमस्कार जी। हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हैं, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी, हमारे वरिष्ठ साथी दिल्ली से आए वाला ओम प्रकाश धनखड़ जी भी हैं और ओम प्रकाश और ये हमारा सुरेंद्र नागर जी है और काफी मंत्री भी थे, अभी बाहर में है। आज एक दिन का कार्यशाला का कार्यक्रम विकसित भारत जी राम जी पे रखा है। प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं रखा कि कॉपी आपको दे देंगे तो आप डिटेल्स आप वहां प्रेजेंटेशन कॉपी से आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते इतना महत्वपूर्ण बिल जो पारित हुए हैं पार्लियामेंट में, लोगों तक इसका लाभ, बिल का जो प्रावधान है और इससे ग्रामीण भारत का किस तरीके से उत्थान होने वाला है, ये अभियान सफलतापूर्वक चलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो हमारा सरकार है एनडीए के, ये तालमेल करके संगठन और सरकार लोगों तक जाने का ये वर्कशॉप रखा है। इसमें हमारा सारा वरिष्ठ साथियों ने भी अपना उद्बोधन के दौरान कई पॉइंट्स बताया है। मैं सिर्फ आपको एक दो बिंदु है जो महत्वपूर्ण है वो बताना चाहता हूँ, बाकी आप जो पीपीटी कॉपी है वहां से आप ले लीजिएगा। सबसे पहले तो पुराने कानून जिसको मनरेगा बोलता था, उसमें 11 लाख से भी ज्यादा खर्चा होने के बाद भी, और सॉरी 11 लाख करोड़ खर्च होने के बाद भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दूसरा, उस मनरेगा के माध्यम से जिस राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां ज्यादा राशि जरूरत है, जहां एम्प्लॉयमेंट चाहिए ज्यादा, वो नहीं दिला पाता है, और जहां भ्रष्टाचार करके नकली नाम करके सिर्फ पैसा खाना है, जहां एम्प्लॉयमेंट इतना जरूरत नहीं, वहां उल्टा पैसा ज्यादा जाता था। यानी कि जरूरत के हिसाब से खर्चा नहीं हो पाते थे। नाम का गारंटी है लेकिन लूट का गारंटी था। उसमें ऐसा अड्डा बना के रखा था जहां कुछ लोग तालमेल करके सारा पैसा, लाखों करोड़ों पैसा लूटे जाते थे। इसलिए बहुत सोच समझ के साथ भारत को विकसित बनाना है तो भारत के गांव को हम
पीछे नहीं रख सकते हैं, उसको आगे ले जाना होगा। इसलिए विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। इसमें सबसे पहले तो जो 100 दिन का पहले पुराने प्रावधान था उसको सीधा जंप मार के 125 दिन किया गया है। दूसरा, उसमें अगर किसी तरीके से विलंब होता है, डिले होता है, किसी तरीके से चूक होता है तो उसका पेनल्टी भी है, यानी कि असली गारंटी कि आपको अगर एक्ट के प्रावधान के मुताबिक रोजगार प्रदान नहीं किया तो दंडित होगा, यानी कि उसको पेनल्टी होगा। इसी प्रकार से इसमें एक जगह ऐसा नहीं छोड़ा जहां से पैसा का मिसयूज, गलत तरीके से इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करें, ये जगह नहीं छोड़ा है। पूरा डिजिटली सारा व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो आपका पहचान, आइडेंटिटी जो पहचान है उससे लेकर के उसका निगरानी, किस तरीके से जियो टैगिंग करके, सैटेलाइट मैपिंग करके, हर एक प्रोजेक्ट जी राम जी का हर एक प्रोजेक्ट, हर एक स्कीम को नीचे से लेकर के ऊपर तक इसको मापदंड करके इसका निगरानी में कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होगा और इसमें 1 रुपया भी धांधली नहीं कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि का जब उसका एक समय होता है जिसमें आप खेत में ध्यान रखना पड़ता है, उस समय भी खेती का समय में खेती में ध्यान दे, उसका भी छूट दिया गया है ताकि हमारा कृषि उत्पाद उसमें कोई नुकसान ना हो। आपको मालूम है पिछले सप्ताह ही भारत देश चावल, धान प्रोडक्शन में दुनिया का 1 नंबर बन गया है। चीन को भी पीछे छोड़ के हम नंबर 1 बन गया है। उत्पादन हमारा जो पिछले 11 सालों में जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, उसका नतीजा है। इसलिए हमारा कृषि को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया है। और कई प्रावधान है इसमें, आपका शिक्षा का ढांचा खड़ा करने के लिए बेसिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य के मामले में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, पानी की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी का संरक्षण के लिए, और छोटा छोटा वहां जो भी गांव का अपना जरूरत हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसका सारा प्रावधान, वो सूची है आप देख लीजिए, उस सूची में लिस्टेड है। आंगनवाड़ी का घर से लेकर के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो भी काम करना है, बहुत अच्छा से इसको विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो विकसित हमने पिछले मोदी जी के नेतृत्व में 11 सालों में, और जब से बीजेपी सरकार आए राज्य में, तब हमने जो देखा है, अब उसमें बहुत बड़ा उछाल ये विकसित भारत जी राम जी के बिल के माध्यम से आने वाला है। अब अगले 2-3 साल में साफ साफ फर्क नजर आएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इतना बड़ा आबादी है और इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा बदलाव भी उत्तर प्रदेश में ही होने वाले हैं। मैं खुद हिमालय क्षेत्र से दूर दराज गांव, पहाड़ी इलाकों से मैं आता हूं, वहां भी फायदा होगा, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश का जो बदलाव है, ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। इसलिए विशेष करके उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि जो वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के जनता को अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं कि इस विकसित भारत जी राम जी के बिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव का जो परिस्थिति है उसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। इसलिए मैं बहुत विस्तृत में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि पॉइंट वाइज जाएंगे तो बहुत
विस्तृत बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य रूप से बिल का प्रावधान आप लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कर चुके हैं, और ये अभियान गांव-गांव तक ले जाने वाले हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनताओं को अपील करता हूं कि कोई दुष्प्रचार करने से कोई नहीं होगा। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था, नागरिकता कानून लाया गया था, तब कांग्रेस, समाजवादी और इन लोगों ने दुष्प्रचार करके देश भर में मुसलमानों को बरगलाने का, गुमराह करने का काम किया कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित होगा, नागरिकता कानून पारित होगा, सारा मुसलमानों का नागरिकता छीन जाएंगे, ऐसा झूठ फैला करके गुमराह करने का कोशिश किया। अब ये कानून लग गया, कोई मुसलमान का किसी का नागरिकता छीना है क्या? कोई किसी का नहीं छीना। ऐसा ही अभी दुष्प्रचार करने का कोशिश करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिल कानून बन चुका है। अब लागू करने का पूरा प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं और बदलाव भी आपको जल्दी दिखने मिलेंगे। तो दूध का दूध, पानी का पानी, जब ग्रामीण भारत सफलता के साथ आगे बढ़ेगा तो 2047 में विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और विकसित भारत का सबसे महत्वपूर्ण इंजन उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान वैसे ही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। गांव का हर एक गांव सभा से प्रस्ताव लाया जाएगा और इसका पूरा समावित स्वागत गांव-गांव, घर-घर से होगा। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आप नाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये दूसरा कानून है, ये दूसरा कानून है, दूसरा व्यवस्था है। पुराना छोड़ दीजिए, जो भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था उस पर हम क्यों अपना दिमाग खराब करना है? हम आगे का सोचे। ये वो बहाना लेकर के, नाम को लेकर के वो गुमराह करेंगे, हमको काम को देखना है। हाँ, हाँ, मैं वो विषय से भटक जाएंगे। मैं भी कहना चाहता हूं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय लेकर के हम आपसे मिल रहे हैं, आप दूसरे विषय में हेडलाइन बनाएंगे तो ये तो नुकसान होगा उत्तर प्रदेश का। वो विषय नहीं है। आज आप विकसित भारत के लिए जो हम आए हैं, हाँ जी, 11 साल हो गए। कितना कोशिश किया, कानून ऐसा बना दिया था, पूरे कानून में भ्रष्टाचार रोक ही नहीं सकते थे। कोशिश किया रोकने के लिए, कानून ही बदलना पड़ा हमको। हाँ। क्या चीज? आप हर विषय, मेरा अनुरोध है, हर विषय इंपॉर्टेंट है। एक मिनट देखिए, हर विषय इंपॉर्टेंट है, हर विषय इंपॉर्टेंट है, हर विषय का अपना महत्व है। लेकिन आज जिस विषय के लिए मैं आया हूं, अगर मैं वहां से हट के कुछ और बोलूंगा तो आप लोग उस विषय को चर्चा में लाएंगे, फिर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मैं माइनॉरिटी मंत्री के रूप में अलग से फिर मिलूंगा आपको। और जी राम जी बिल को लेकर किरण रिजिजू यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने बताया कि जो पहले मनरेगा था उसमें भ्रष्टाचार होता था, और अब जी राम जी बिल के तहत कहीं ना कहीं मजदूरों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सेक्टर 56 में 23 वर्षीय विवाहिता की दहेज के लोभियों ने जान ले ली। परिजनों ने पुलिस के आगे न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि दहेज में मांग रहे थे लड़की के पिता से कार। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में 4 साल पहले हुई थी शादी। संगीता नाम की लड़की की शादी
ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए लड़की को तंग करने लगे। लगातार पिछले काफी दिनों से लड़की अपने पिता और परिवार के अन्य लोगों को ससुराल में होने वाली प्रताड़नाओं के बारे में बताती थी। लड़की के पिता और परिजनों को सूचना दी गई कि पिछले काफी देर से उनकी बेटी संगीता बाथरूम में बंद है और दरवाजा नहीं खोल रही। मौके पर जाकर जब परिजनों ने देखा तो मंजर कुछ और ही था। लड़की के गले पर रस्सी के निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुझे तो मरी मिली है, मेरे पास पहुंचा 11 बजे फोन। अच्छा, ड्यूटी छोड़ के बाथरूम में मरी हुई मिली है। मैं अच्छा, ड्यूटी छोड़ के गया हूँ। जब मैंने लड़की मेरे पास मेरी लड़की ने फोन करा है, अच्छा पापा जल्दी आ जाओ। मैं गया हूँ वापस तो देखा तो मरी पड़ी थी लड़की। क्या नाम था लड़की का? संगीता नाम है। कब शादी हुई थी? 4 साल। सुनील जी, क्या हुआ है, क्या है मामला? देखिए, मामला है हमारी सफाई कर्मचारी महिला की बेटी का। मतलब जो महिला सफाई कर्मचारी है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों नगर निगम में सफाई कर्मचारी के निगम के रोल पर कार्यरत है। उनकी बेटी सेक्टर 56 में उनकी शादी हुई 4 साल पहले। लड़की जब से शादी हुई लगातार ससुराल पक्ष उस लड़की को जो उसके साथ मारपीट करना, उसको तंग करना हर तरीक़ा से। और जो एक परिवार बता रहा है पीड़ित पक्ष, अब मैं कई बार 4 पहिए की गाड़ी को लेकर के भी उस लड़की को मारपीट के भगाया। सर मुझे नहीं पता, मेरी बहन की तो मेरे को अंदर डेड बॉडी मरी हुई मिली थी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर तो उसके ससुराल वाले ही आपको बुलाने के लिए? हाँ जी। क्या कहा था? उन्होंने ये बोला भाभी आप मेरे घर चलो, मेरी मम्मी बुला रही हैं आपको। मैंने कि क्या काम है, मुझे काम बताओ। कह रही नहीं आपसे कुछ काम है, आप चलो। मैंने कि मैं क्यों जाऊँगी, मेरे घर में भी तो काम है, मेरे बच्चे हैं। कहने लगी तुम्हारी बहन 1.5 घंटे से अंदर बंद है। मैंने कि मेरी बहन 1.5 घंटे से बंद है तो तुमने निकाला नहीं कैसे? कहाँ पे बंद थी? बाथरूम में। खबर देवघर से, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उद्घाटन एवं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इन कार्यक्रमों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक तथा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रथम चरण में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक द्वारा देवघर स्थित एसबीआई जनरल कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया और ये कार्यालय एसबीआई डीसी कार्यालय के सामने एसबीआई लाइफ कार्यालय एवं एलजी शोरूम के ऊपर स्थित है। इसके उपरांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सामाजिक संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया गया और इस क्रम में झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज देवघर को उपयोगी सामग्री भेंट की गई है। खबर हजारीबाग से, जहां पर बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सूर्यकुंड मेला का हजारीबाग के उप विकास आयुक्त रियाज सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेला परिसर का भ्रमण कर वहां मौजूद व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व मेला समिति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। के लिए ही बैठक थी वो हम लोगों ने पूरा देखा। क्या निर्देश दिए? साफ सफाई ही और लोग जितने हमारे श्रद्धालु लोग आएंगे उनका अच्छे से जो है व्यवस्था रहे, उसी का निर्देश दिया गया। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर सियासी खबर सामने आई। जजेपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। जिले के बीटीआई चौक में युवा कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया। जांजगीर चांपा जिले के बीटीआई चौक में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया
जब जयपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के विरोध में जिला युवा कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने किया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। एटा से खबर जहां पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने काटा हंगामा। मृतक भगवती प्रसाद हिंदुस्तान लीवर में करते थे नौकरी। मृतक ड्यूटी खत्म कर लौट रहे थे घर। रास्ते में मैक्स पिकअप ने मारी टक्कर। एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति करण से चल रही थी पुरानी रंजिश। कोर्ट में चल रहा है केस। बता दें कि मृतक के बेटे का आरोप कोर्ट में थी। तारीख देनी थी मृतक को आज गवाही। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। कवरामपुर घनश्यामपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। और यहाँ रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर घाटमपुर डबल मर्डर केस में हुआ बड़ा खुलासा। पत्नी व 2 मासूम बच्चों का हत्यारा सुरेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने कहा, बच्चों की हत्या का अफसोस पत्नी का नहीं। गर्भवती पत्नी और बच्चों को उतारा था मौत के घाट। रेलवे क्रॉसिंग के पास खेतों में छिपा था आरोपी। थाना प्रभारी ने रेलवे गार्ड की वर्दी पहनकर की गिरफ्तारी। फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर दबोचा गया आरोपी। घाटमपुर थाना क्षेत्र की सनसनीखेज वारदात। गर्भवती पत्नी और बच्चों को उतारा था मौत के घाट। आरोपी ने कहा, बच्चों की मौत का अफसोस पत्नी का नहीं। गर्भवती पत्नी और बच्चों को उतारा था मौत के घाट। रेलवे क्रॉसिंग के पास खेतों में छिपा था आरोपी।
खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस से बातचीत की। कहा, प्रगति की बात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के साथ की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली, जिसके बाद ही देश और प्रदेश में दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम दिखने शुरू हुए। गुजरात में वर्ष 2003 में विकसित स्वागत पोर्टल को ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति पोर्टल के तौर पर तैयार किया गया है। इस नव विकसित प्रगति पोर्टल से में सिस्टम रिफॉर्म्स को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है, जिसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का आधार कहा जा सकता है, क्योंकि इससे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है। पीएम मोदी इस पोर्टल के माध्यम से 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे समीक्षा करते हैं। वास्तव में प्रगति पोर्टल यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हो, क्योंकि इसके जरिए आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी दर्शाता है। यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। यूपी को एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही देश का पहला रोपवे भी यूपी के अंदर ही विकसित हुआ। ये पोर्टल समीक्षा के साथ समाधान का प्लेटफॉर्म भी है। अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है, यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। ये जो कुछ भी आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा, देश के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। इसकी शुरुआत 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जब उन्होंने स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन गवर्नेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने उस समय नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से यह विकसित किया था। प्रगति यानी जिसके बारे में मैंने भी कहा, यानी प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी ये उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर टीम इंडिया के अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। यह दर्शाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हमारी कार्यशैली कैसे बन सकती है, ये पोर्टल उसका एक महत्वपूर्ण आधार बना है। झांसी के पीडब्ल्यूडी विभाग में निर्माण खंड के तृतीय खंड में कार्यरत लिपिक के पद पर संतोष निरंजन को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पिता का रिटायरमेंट फंड रिलीज करने के नाम पर बाबू के द्वारा 40,000 की डिमांड की गई थी, जिसमें पहली किश्त 20,000 का लेन देन करते समय लिपिक को गिरफ्तार किया गया। बाबू को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने लाया गया, जिसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
लखनऊ से खबर, जहां पर महेंद्र प्रसाद को किया गया प्रतीक्षारत। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी थे महेंद्र प्रसाद। पीसीएस अविनाश गौतम राज्य निर्वाचन आयोग स्थानांतरित। पीसीएस अभिषेक वर्मा एसडीएम रायबरेली भी स्थानांतरित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानांतरित किए गए अभिषेक। पीसीएस अविनाश गौतम राज्य निर्वाचन आयोग स्थानांतरित। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानांतरित। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी थे महेंद्र प्रसाद। गौतम राज्य निर्वाचन आयोग स्थानांतरित किए गए। लखनऊ से खबर, महेंद्र प्रसाद को किया गया है प्रतीक्षारत। प्राधिकरण के ओएसडी थे महेंद्र प्रसाद। पीसीएस अभिषेक वर्मा एसडीएम रायबरेली भी राज्य निर्वाचन आयोग स्थानांतरित किए गए। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी थे महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद को किया गया प्रतीक्षारत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी थे महेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ के अहिरोली थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक नशेड़ी युवक ने ममता और विश्वास के रिश्तों का कत्ल कर दिया। आरोपी ने मामले विवाद के बाद अपनी ही मां और पत्नी के पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। इस दौरे हत्याकांड ने से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार घटना की रात आरोपी और उसकी पत्नी घर की छत पर अलाव ताप रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि नशे की हालत में धुत आरोपी अपना आपा खो बैठा और पास ही रखी सीमेंट की भारी सल्ली से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला दिया। जब चीख पुकार सुनकर आरोपी की मां अपनी बहू को बचाने के लिए दौड़ी तो सिरफिरे बेटे ने उन पर भी उसी पत्थर से हमला कर दिया। हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य एकत्रित किए हैं। जनपद कुशीनगर के थाना अहिरोली क्षेत्र के ग्राम परसा की ये घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है, उम्र लगभग इसकी 72 वर्ष, इसके द्वारा अपनी ही पत्नी जिनका नाम प्रियंका है और अपनी मां जिनका नाम रोना देवी, इन दोनों की पत्थर और ईंट से कुचल करके हत्या दी गई है। इस संबंध में आज प्रातः 10:18 पर एक पड़ोसी द्वारा यूपी 112 पर जानकारी दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरोपी सिकंदर गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर महोत्सव में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। गोरखपुर महोत्सव आपको ले चलते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और बता दें कि गोरखपुर महोत्सव में कला और संस्कृति के कार्यक्रम होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रोडक्ट को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस महोत्सव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। युवाओं के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, तो यहां पर गोरखपुर से जुड़े हुए विभिन्न उत्पादों को लेकर के उन्हें
एक मंच भी प्राप्त हुआ है। कला जगत से जुड़े हुए स्थानीय कलाकारों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही एक व्यवस्था करने के लिए मैंने कहा था कि कला से जुड़े हुए लोगों का अलग अलग, वह गायन हो, वादन हो, नाट्यका हो या उनसे जुड़े हुए उन विभिन्न विधाओं को लेकर के भी एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जनपद स्तर पर हो और फिर उनको मंच पर एक स्थान देकर के उनके लिए भी इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता भी हो सके, इसे लेकर के भी हम एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी हद तक इन सभी कार्यक्रमों को समारोह और इस महोत्सव के माध्यम से समाहित करने का प्रयास हुआ है। महोत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है, जहां कहीं भी अच्छा हो रहा है हमारे सामाजिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में या फिर जीवन के अलग अलग पक्षों में अन्नदाता किसानों के द्वारा युवाओं के स्तर पर कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें और महोत्सव के माध्यम से उनका सम्मान दे सकें। गोरखपुर गौरव से आज इस बार भी हम लोगों ने 6 ऐसी विभूतियों को, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया, कुछ अलग करने का प्रयास किया, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया। यद्यपि गोरखपुर बहुत बड़ा जिला है, 65 से 70 लाख की आबादी के जनपद में 5-7 लोगों का चयन करना एक दुरूह कार्य है। उनमें से प्रयास किया जाता है कि कुछ लोगों का चयन हो, उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पे अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने विशिष्ट शोध के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने गोरखपुर और देश के नाम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया, उन सभी ऐसी विभूतियों को आज इस मंच पर फिर से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर गोरखपुर से जुड़े हुए इन सभी विभूतियों को, जिन्हें आज यहां पर गोरखपुर गौरव से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं। यह सम्मान हमारी वर्तमान पीढ़ी को और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कलाकारों को और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपने परिश्रम से कुछ नया देने वाले लोगों को भी एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और से समाज का दायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से केवल लेने की नहीं, बल्कि उस समाज को कुछ देने की भी सामर्थ्य हम स्वयं भी पालें। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे
देश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है। और एक गोरखपुर तो माफिया राज के लिए, माफियाओं के गुंडागिर्दी के लिए कुख्यात हो चुका था। लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। प्रदेश की भी यही स्थिति थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। अराजकता चरम पर थी। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। हर व्यापारी, हर चिकित्सक, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसा हल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। और ये केवल गोरखपुर का नहीं, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? काशी जाएगा, 11 वर्ष पहले जो गया होगा, आज जाएगा, काशी को पहचान नहीं पाएगा, प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं लखनऊ में, और जो 8 वर्ष 10 वर्ष बाद आया है, आज वो पहचान नहीं पाता है। कहता क्या यही लखनऊ है? हम उससे पूछते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? वो कहता है प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग कहते थे तब बहुत गंदा था, सड़कें बहुत संकरी थी, सूर्य अस्त के बाद लोग कहते थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन अब तो देर रात्रि में हम लोग निकल रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं है। और यह जो चेंज है, यही हमारी समृद्धि का भी और यहां की खुशहाली का आधार भी है। यानी भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है तो गोरखपुर भी पीछे नहीं है। सभी ने अपनी दूरियां तय की हैं। कोई सोचता था ये बंद खाद का कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स होगा, बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। कोई सोचता था 4 लेन 6 लेन की सड़कें गोरखपुर में होंगी। हमें 10 वर्ष पहले लखनऊ जाना होता था तो 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच सकते हैं। एक कालीबाड़ी के बाबा है ना, ये कब लखनऊ जाएं और कब लखनऊ से वापस हो जाएं तब हमें पता लगता है जब ये वापस गोरखपुर आकर के अपना फोटो अपने फोन पर फिर से अपलोड करते हैं कि मैं लखनऊ में फलानी फलानी जगह गया था। यानी पूरी जजमानी करके आ चुके होते हैं इतनी देर में वो लखनऊ से। ये चेंज है। अयोध्या आज से 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे
6 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। काशी आज से 5 साल पहले आप जाते थे गोरखपुर से 5 से 6 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी। 17 के पहले गोरखपुर में एक वायु सेवा थी, वह भी कभी कभी आती थी। हम लोगों को अगर इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था तो पहले लखनऊ जाते थे, लखनऊ से फिर हम लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते थे, या 14 घंटे ट्रेन में बैठ करके हम लोग जाते थे। आज लखनऊ से, गोरखपुर से दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं की दूरी को 1 घंटे में, 1.5 घंटे में हम पूरी कर सकते हैं। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले झवाड़ी बाईपास पर अलकनंदा नदी किनारे फंसे गोवंश का गौरक्षा विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। टीम ने किसी तरह बिना संसाधनों के 150 मीटर नीचे गहरी खाई में उतरकर निराश्रित नंदी को सड़क मार्ग तक पहुंचाया। टीम के सराहनीय कार्य की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। रुद्रप्रयाग शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के लोग अपने मवेशियों का उपयोग करने के बाद उन्हें मरने के लिए सड़कों पर छोड़ रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे असामाजिक लोग भी हैं जो इन मवेशियों को पहाड़ी से धकेल कर नदी में फेंक रहे हैं, जिससे इनकी मौत हो जाए। इसके अलावा ऐसे भी ग्रामीण इलाकों में मवेशियों को जंगलों में बांधा जा रहा है, जिससे जंगली जानवर इन मवेशियों का शिकार कर सकें। ऐसे में गौ रक्षा विभाग की टीम निराश्रित गौवंश के संरक्षण को लेकर आगे आ रहा है। मंगलवार को गौ रक्षा विभाग की टीम को झवाड़ी बाईपास पर अपना ढाबे के पास अलकनंदा नदी किनारे निराश्रित गौवंश के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने किसी तरह खाई में उतरकर निराश्रित गौवंश को निकालने का प्रयास किया। बिना संसाधनों की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से नंदी को पहाड़ी से निकालकर राजमार्ग तक पहुंचाया। और झवाड़ी बाईपास के नीचे कोई असामाजिक तत्व इस तरह से इस बैल को छोड़ चुका है और उसके बाद वो मरने के लिए छोड़ चुका है। और हम लोग गए वहाँ पे, देखा हमने तो वो इतनी भयंकर चट्टान में फंसा हुआ था जहाँ से निकालना बिल्कुल असंभव थे। हमने अपनी जान पे खेल के, सभी लोगों ने अपनी जान पे खेल के उस बैल को निकाला, वहाँ से गौ माता को निकाला और उसको ऊपर गोधाम के लिए भेजा। और मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ जो लोग इस तरह से रोडों पे, जंगलों में, इस तरह से नदियों के किनारे गायों को, इस तरह से बेजुबान जानवरों को छोड़ देते हैं, क्या उनके मन में कभी दया नहीं आती इनके प्रति? वो अपना लाभ लेके, वो अपना लाभ सिद्ध करने के बाद इस तरह से मरने के लिए छोड़ देते हैं उनको। से जहां पर धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड क्षेत्र को लेकर छोड़ रही गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध की मांग के बीच एक नया विवाद सामने आया। गंगा सभा और संत समाज की ओर से उठ रही सख्ती की मांग के बीच हर की पौड़ी क्षेत्र में शेख की वेशभूषा में घूमते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक भावना और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया गया कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों ने अपना नाम हबीउल्लाह और अभिब बताया है और खुद को दुबई में से आया हुआ बताया है। युवकों का दावा है कि वो हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और पुलिस स्तर पर जांच शुरू की गई है। में आया था, जिस समय हमें सूचना लगी ये लोग वहां पहुंचे, इतनी देर में ये लोग निकल चुके थे और पुलिस को उसकी हर की पौड़ी चौकी को इसकी इतला दे दी गई थी और उन्होंने भी अपनी जो पुलिस थी वो सब दौड़ा दी और उनको ट्रेस करने के लिए निकल पड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस प्रकार का वीडियो प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार का उनका बयान आ रहा है, ये निश्चित ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। कुछ यूट्यूबर्स या जिस भी प्रकार के ये सोशल मीडिया के लोग होंगे, ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास है और इसी बात की चिंता हमारे अध्यक्ष ने की थी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।